हेलो छात्रों, आज हम बीटीसी के 2023 के मैथ के प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। तो चलिए आइए हम इस प्रश्नों को देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है कि यक्स के घाते 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 का गुणनखंड है। हमको क्या करना है? इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, प्रश्न को उतार लेते हैं। तो x के घाते 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 ये प्रश्न है और इन प्रश्नों को हमको क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है, मतलब इसको खंड में तोड़ना है। तो चलिए इसको तोड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। तो देख पाएंगे कि यहाँ पर 5 और 10 मिल रहा है और यहाँ पर x और x मिल रहा है। अगर हम इन दोनों को दो पदों को एक साथ ले लेंगे तो हम इनमें से कॉमन निकाल पाएंगे। तो चलिए इन दोनों लोगों को दो पदों को एक साथ कर लेते हैं। तो करेंगे तो क्या पाएंगे? x का क्यूब प्लस 2x² एक कोष्ठक में, फिर प्लस 5x प्लस 10 एक कोष्ठक में। मान लीजिए कि एक कोष्ठक में कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा, परंतु मान लीजिए कि कोष्ठक में कर लें। करने की क्या ज़रूरत है, सीधे डायरेक्ट हल कर दो। छोटी सी चीज़ें क्या हल कर कोष्ठक में लेना है। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? x² है और यहाँ पर क्या है? x का क्यूब है। मतलब 2x है, 2x इसमें भी मिल जाएगा और इसमें भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 अगर x लेंगे तो यहाँ पर तो मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब कि हमें 2x को ले लेना है और यहाँ पर और कोई चर में मिला लेकिन अचर में और कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो इसको छोड़ देंगे। तो x का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो कितना बचा? x। यहाँ पर प्लस का चिन्ह और ये x² से x² कट गया, बच गया क्या? 2। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? 5 और यहाँ पर 10 है। तो हम जानते हैं कि 5 के पहाड़ा में 10 आता है लेकिन 10 के पहाड़ा में 5 नहीं आएगा। तो इसलिए हमें को क्या करना पड़ेगा? 5 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 5 एक कम 5 हो गया, x नहीं कटा, x को लिख लेंगे। यहाँ पर 5 दूना के 10 हो गया। ठीक है, और x² प्लस 5 को एक कोष्ठक में ले लेंगे और x प्लस 2 को एक कोष्ठक में ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं है? इस प्रकार से हमने इसको हल किया और देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने हल किया है, गुणनखंड को हल कर लिया। इस गुणनखंड का आंसर इन लोगों में से मिलाते हैं तो देखते हैं क्या पाते हैं। यहाँ पर लिखा है x प्लस 5, x प्लस 5 किसी में नहीं है तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पर लिखा है x² प्लस 5, x² प्लस 5, फिर उसके बाद लिखा है x प्लस 2, मतलब कि अब मिल गया, मतलब ये अब सही है और बाकी सब क्या हैं? गलत हैं। समझ में है कि नहीं है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। अब तक हमने प्रश्न नंबर पहले को हल कर लिया, अब बारी है प्रश्न नंबर 2 को हल करने की। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 2 में किस प्रकार से प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रश्न देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि यदि log a 3 के घाते x प्लस 2 बराबर log a 243 तो x का मान है। मतलब कि हमें जो यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर जो हमें x लिखा हुआ है, इसी x का मान हमको ज्ञात करना है कि इस x की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए x का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को हल करते हैं और उससे पहले हल करने से पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं। तो log a 3 के घाते x प्लस 2 बराबर log a 243 ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न को क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखेंगे
कि यहाँ पर 3 है और इसके घात पे x प्लस 2 है और यहाँ पर 243 दिया हुआ है। हमको पता है कि अगर घात बराबर है तो उसका मान भी बराबर होगा, मतलब घात के नीचे का जो अंक होता है वो भी बराबर होगा, और जो अंक बराबर है तो घात भी बराबर होगा। तो ऐसा करते हैं कि नीचे के जो अंक होते हैं उसको हम बराबर कर लेते हैं, उसके बाद घात अपने आप बराबर हो जाएगा। तो चलिए इन अंकों को बराबर करने के लिए इसको पहले घातीय के रूप में लिखते हैं। तो घातीय रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यह है लास्ट में 3 दिया है, मतलब कि यह विषम है तो सम से कटेगा नहीं, तो विषम 3 से ले लेंगे। तो 3 बड़े 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे तो यह कटेगा 2 बार में, फिर कटेगा यहाँ पर 2 गया तो ये 7 बार में कटेगा, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। समझ में? अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 1 2 3 4 5 मतलब कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब हम इसको या तो 3 गुणे 3 गुणे 5 बार करें या तो हम 3 के घाते 5 लिख सकते हैं। समझ में? तो अब हमने क्या किया, हमने अगले पड़ाव में हमने प्राप्त कर लिया कि हम log a 3 के घाते x प्लस 2 बराबर log a बराबर 3 के घाते 5 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया कि अब ये नीचे जो दिख रहा है, जो जितने भी घातांक के ऊपर हैं और घातांक के नीचे हैं सारे इक्वल हो गए हैं, तो जो घात होगा वो भी इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर 5। तब अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और ये प्लस में है, तो जब प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 2, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब कि हमें x का मान क्या प्राप्त हो गया है, x का मान 3 प्राप्त हो गया है। समझ में? अगर कहीं भी समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने x का मान क्या कर लिया है, 3 प्राप्त कर लिया, तो 3 यहीं पे मिल गया है। ये 5 हो नहीं सकता, 7 2 कोई नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर 3 हमारा विकल्प सही है। समझ में? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगले प्रश्न को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न किस प्रकार से दिया हुआ है और उसको किस प्रकार से अगले प्रश्न को हल किया करेंगे। अगले प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले काम करते हैं कि प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, एक कमरा है, उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है, 48 वर्ग मीटर दिया है, 48 वर्ग मीटर। जो कमरे का क्षेत्रफल दिया है, मतलब कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया है, 48 वर्ग मीटर दिया है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो, यदि उसी कमरे की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर हो और कमरे की ऊंचाई कितनी हो, 5 मीटर हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें कमरे का आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, आयतन बराबर ज्ञात करना है, मतलब उस कमरे का आयतन, कमरे का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि सूत्र आयतन का क्या होता है। आयतन का सूत्र, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है।
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। और यहाँ पर हम पा रहे हैं कि सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है। तो और एक चीज़ और हमको पता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, किसके बराबर होता है? क्षेत्रफल के बराबर। मतलब कि हमें प्रश्न में ही दो चीज़ें दे दी गई है जो कि छुपा के। पहला बोला था कि कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है? 48 वर्ग मीटर। मतलब लंबाई चौड़ाई इसी क्षेत्रफल में क्या है? छिपा हुआ है। और ऊंचाई हमको यहाँ पर पता है। तब अब हम कमरे का जो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, अरे आयतन ज्ञात करेंगे। अब हम कमरे का जो है, अब यहाँ पर कमरे का आयतन क्या है? अब आयतन के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई होना चाहिए, गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या दिया है? 48 वर्ग मीटर दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 48 गुणे, फिर उसके बाद क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई के बराबर क्या दिया है? 5 दिया है। अब इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 बटे 40, फिर 5 20, 20 4 24। यह घन मीटर होगा। यह क्या होगा? घन मीटर होगा। या सीधे आप मीटर के क्यूब भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मीटर का क्यूब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज़ आपको समझ में आई है कि यहाँ पर इस एक ही सवाल में दो चीज़ों का बोध कराया गया था, क्षेत्रफल और आयतन का। अगर हमें क्षेत्रफल का सूत्र पता है और आयतन का सूत्र पता है तभी इस सवाल को हम हल कर पाएंगे। तो सूत्र का भी, मैथ में सूत्र का ज्ञान भी बहुत अत्यंत जरूरी है। तो चलिए इस प्रश्न को समझ में आया ना आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? देखिए, जो भी सवाल है, जो भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत पूछिए। और जो वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, ट्यूटोरियल के द्वारा देख रहे हैं, वो लोग कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। मैं प्रत्येक लोगों के कमेंट देखूंगा और उसके प्रश्नों के हल देने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमने पहले प्रश्न को हल कर लिया है, दूसरे को भी हल कर लिया है, तीसरे को भी हल कर लिया है, बारी चौथे की है। चौथा में दिया है कि 6 करनी में 2/5, 6 करनी में 2/5 का घातांकीय रूप है। अब घातांकीय रूप में लिखना है, क्या किस के रूप में लिखना है? जो एक कड़ी दी गई है इसी को क्या करना है? घातांकी रूप में लिखना है। तो घातांकी रूप को तो नहीं समझते हैं कि घातांकी रूप क्या होता है। अगर किसी अंक के ऊपर मान लीजिए कि यहाँ पर यक्स ए लिखा हुआ है, यक्स या ए के ऊपर अगर कड़ी लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यह 1/2 है। अगर इसी कड़ी के ऊपर 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर ए के बट्टे 1/3 हो जाएगा। मतलब कि यह है कि जो आगे यहाँ पर लिखा रहेगा वह नीचे हो जाएगा और कड़ी लगाएगा क्या? 1/, जो भी अंक दिया रहेगा कड़ी के ऊपर उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है? देखिए, यह है एक कड़ी में, मतलब ए कड़ी में है। तो जो कड़ी जब आप लगाएंगे, जब भी कड़ी आपको दिखे तो तुरंत आप वहाँ पर क्या करिएगा? मान लीजिए कि यहाँ पर ए है, ए के ऊपर कड़ी लगी हुई है, तो तुरंत ए लिख दीजिए, फिर बट्टे में 1 लिख दीजिए। यहाँ तक आप बिना हिचक के करिएगा। उसके बाद देखिएगा कि आगे कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कड़ी लगा हुआ है, बट नीचे क्या है? 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ए। उसके बाद क्या करना है? मैंने जो बताया कड़ी के जगह पे क्या करना है? 1/, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि कड़ी के ऊपर क्या दिया है? 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। कुछ भी दिया हो, कड़ी के अगर ऊपर कुछ भी दिया हो तो हम उसको वही लिख देंगे। समझ में? तो अब हमको क्या पता है यहाँ पर कि 6 करनी में 2/5
का घातांकी रूप में लिखना है, मतलब यह तो है कड़ी के रूप में, तो इसको घात के रूप में लिखना है, मतलब इसके रूप में लिखना है। यह घातांकी रूप है। यह कैसा है? यह घातांकीय रूप है, ठीक है। और यह क्या है? कणीय रूप है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, अगले कार्य में हम करेंगे कि 6 कड़ी में 2/5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको पहले उतार लेंगे, 2/5 लिख लिए। फिर ये कड़ी को हटा देंगे तो क्या आएगा? 1/2, एक बट्टे में आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि कड़ी के आगे क्या है? 6 है, तो यहाँ पर चुपचाप 6 लिख देंगे। तो यह क्या होगा? हमारा घातांकी रूप हो गया। यह क्या है? घातांकीय रूप है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि हमारा घातांकी रूप कहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा घातांकी रूप पहला ऑप्शन में दिया है, 2/5 के घाते 1/6, ये सही हो गया। यह आप देखिए यहाँ पर यह और यहाँ पर सिर्फ 6 दिया है, तो यह 6 नहीं हो सकता, यह भी 6 नहीं हो सकता, यह भी 6, ये दिया ऐसे, ये तो सही दिया है, घात तो सही दिया है, लेकिन 5 को क्या कर दिया है? ऊपर कर दिया है और 2 को नीचे कर दिया है, तो ये भी गलत है। समझ में कि नहीं है? समझ में? देखिए इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो अब कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। कभी घातांकी रूप में दे देगा और बोलेगा इसको क्या करिए? कड़ी में बनाइए, तो कड़ी में तुरंत सेम वही काम है। मान लीजिए कि यही दे दिया कि 2/5 है, आप इसे क्या करिए? किसको क्या किसके रूप में करिए? घातांकी रूप में नहीं, कड़ी रूप में करिए। ये जो दिया हुआ है 1/6 दिया है, इसको क्या करिए? कड़ी में करिए। तो आप सीधे यहाँ पर बनाइएगा, 2/5 लिखिएगा, कड़ी बना दिए, मतलब कि ऊपर का मामला ख़त्म। बचा क्या? 6 को यहाँ पर लिख देंगे। समझ में कि नहीं है? इस प्रकार से आप हल करेंगे। बहुत आसान है, सवाल को हल करना बहुत बड़ा प्रश्न नहीं देता है बीटीसी में। बस ये बात है कि हल करने की बात है कि जो जितना अच्छे से सटीकता से प्रश्न को हल कर पाए। जो है बीटीसी में 25 नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आराम से ला पाएंगे। समझ में? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, 4 तक हमने सारे प्रश्न को हल कर लिया है। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि यदि a बराबर x अनुपात x क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो अब एक चीज़ याद रहे, विषम संख्या और x बराबर होना चाहिए, या तो x से बड़ा क्या होना चाहिए? 3 को होना चाहिए। समझ में? समझ में? और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में कि नहीं आया? तो अब यहाँ पर लिख देंगे विषम संख्या। क्या करेंगे? विषम संख्या। तो अब यहाँ पर लिखेंगे तो विषम संख्या क्या हो जाएगी? प्रश्न नंबर ए का समुच्चय बनाएंगे। ए का समुच्चय क्या हो गया? 2 क्या है? 3 से क्या है? छोटा है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 3, 2 तो लिखेंगे नहीं। अब बारी क्या है? विषम संख्या आ गया तुम्हारा, 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 के बाद आ गया 5, 7, फिर इसके बाद क्या आ गया? 9, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 13 एक्सेट्रा। ये सब आपको मिल रहे हैं। ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो कह रहा है कि जो b का समुच्चय दिया हुआ है, b का समुच्चय क्या है? b बराबर क्या दिया है? b बराबर 2, 3, 4 नहीं दिया है, 5 दिया है। 5, 6, 7, 8 यह प्रश्न में दिया है। तो हमें b माइनस a का मान ज्ञात करना है, हमको इसके बराबर पता करना है। ठीक है, प्रश्न सही है ना? अब यहाँ पर इतना करने के बाद इसका कहने का अर्थ यह होता है कि जो जो मिल रहा है, ठीक है, जो जो इसमें मिल रहा है उसको क्या करना है? इसमें से जो मिल गया b वाले में से a का जो जो मान मिल जाएगा उसको हमको नहीं लिखना है। ठीक है, मतलब घट जाएगा वो।
और जो जो मान नहीं मिला है उसको क्या कर देना है, लिख देना है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या चीज़, b माइनस ए बराबर समुच्चय। क्या बनाना है समुच्चय में, 2। देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर मिल रहा है, नहीं मिला है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 2। ठीक, अब यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर मिला, ठीक है, 3 नहीं ना मिला, 3 को भी लिख देंगे। यहाँ पर 5 मिल गया, 6 नहीं मिला, 6। ये बोला है कि 3 से बराबर भी होना चाहिए, तो 3 से बराबर हो जाए भैया, तो 3 से बराबर है। यहाँ पर बोला है बराबर भी है, हम यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, बराबर भी है, तो 3 से 3 मिल गया तो 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 5 से मिल गया, फिर 6 यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 6 लिख दिए। फिर इसके बाद 7 तो 7 मिल ही गया, तो इसको 7 को भी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 8 है, 8 यहाँ पर नहीं है तो 8 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, ख़त्म, क्योंकि 8 के आगे कोई अंक नहीं है, तो ये बाकी नहीं मिल रहा है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों अंकों में मिलना चाहिए वो अंक, ठीक है। किस वाले में, बी वाले में वह अंक क्या होना चाहिए, बचा होना चाहिए, और बचा रहेगा तभी उसके बारे में हम उसको लिख सकते हैं। मतलब कि ए में सारे अंक दिए हैं लेकिन बी में कोई अंक नहीं दिया है, तो हमको कोई अंक नहीं लिखना पड़ेगा। कौन, वो जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये बोला है कि बराबर के बाद बड़ी संख्या तक होनी चाहिए, तो ये इनफाइनाइट कर दो आप। यहाँ पर मैं बोला 13 तक गया हूँ, आपका मन जहाँ तक जाए। अब मैं तो, मेरी ज़रूरत थी 9 तक में लिखा होता, 9 तक भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने आवश्यकता के अनुसार लिख दिया हूँ, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। ये बोला है कि विषम संख्या वो संख्या होनी चाहिए जो या तो जो है 3 के से बड़ी होनी चाहिए, या तो 3 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। वो प्रश्न में ही बता दिया है कि विषम संख्या लिखिए, लेकिन कंडीशन यह है या तो 3 से बड़ा होनी चाहिए या तो 3 के बराबर होनी चाहिए, उसी संख्या को लिखिए। तो 3 से बड़ी तो बाहरी अनंत तक चली जाएंगी संख्याएं, तो अनंत तक क्या लिखने की जरूरत है, सीधे से यहाँ पर हमको जितनी जरूरत थी वहाँ पर लिख दिया है। समझ में आया कि नहीं। अब तक हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को हल किया है, अब अगले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम x का मान को ज्ञात करने का प्रयास। प्रश्न दिया है कि 5 15 5 और 15 बराबर x बटे 105 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमको सबसे पहला काम करना है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें x को छोड़कर बाकी सारे पदों को, सारी संख्याओं को हमको क्या कर देना है, एक साइड करना, बराबर की उस साइड कर देना है। तो x को रहने देते हैं, x यहीं पे है तो x यहीं पर रख देंगे, और ये 5 यहाँ पर था, 5 आ गया, और ये जो ये जो भाग का चिन्ह था जब इधर आया तो ये गुणा का चिन्ह हो गया, और ये 15 नीचे ही था। फिर ये x बराबर क्या हो गया, 15 सत्ते 105 होता है, तो बचा क्या, 5 गुणे 7, तो x बराबर क्या आ गया, 7 बचे 35। मतलब कि हमें जो x का मान ज्ञात करना था वह x का मान का ज्ञात करने के बाद हमने प्राप्त किया कि x बराबर क्या आया है, 35 आया है, ठीक है। समझ में कोई दिक्कत, ठीक। चलिए हमने जो है 6वें प्रश्न के उत्तर को देखा, हल को देखा कि x का मान जो हमें पूछा था, x का मान हमने बता दिया कि x का मान क्या है, x का मान 35 प्राप्त हुआ। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है कि चेक कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। चेक कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो चेक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के चेक होते हैं। पहला चेक होता है
हमें प्राप्त हम जानते हैं कि जो चेक होता है वह चेक 3 प्रकार के होते हैं। चेक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के चेक होते हैं। एक होता है वियरर चेक, और दूसरा का होता है आदेशिक चेक, और तीसरा का होता है क्रॉस चेक। समझ में? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में पूछा था कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बता दिया कि चेक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से उनके नाम लिखिए। तो पहला का नाम है, मतलब पहले चेक का नाम है वियरर चेक, दूसरा का नाम है आदेशिक चेक, तीसरा का नाम है क्रॉस चेक। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं कि अगले प्रश्न में क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि 40,000 का 8 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में? 4 वर्ष का साधारण ब्याज। ये ध्यान देना है यहीं पे। क्या कौन सा ब्याज निकालना है? साधारण ब्याज। यहीं पे चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता तो इसका आंसर अलग आता है, और साधारण ब्याज है तो इसका आंसर अलग आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? साधारण चेक दिया है। साधारण, अरे चेक नहीं ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, ये सूत्र होता है साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। कैसे? मूलधन साधारण मूलधन कहाँ से बोला जाता है ना। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हमको पहले से पता हो गया कि क्या होता है। साधारण ब्याज का जो है सूत्र हमको पता है। तो यदि साधारण ब्याज का सूत्र पता है, अगर हमें मूलधन पता हो और दर पता हो और समय पता हो, तो हम इस का साधारण ब्याज हम पता कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मूलधन देख लेते हैं। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन बराबर 40,000 रुपये है। ठीक है, 40,000। और कितने दर से जो है इस पे ब्याज लग रहा है? वो दर है 8 सही 1/2% के दर से ब्याज लग रहा है। कितने साल के लिए? समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है 4 वर्ष। 4 वर्ष जो है समय लग रहा है। ठीक है, तो चलिए इस जो भी ये सवाल है, इस सवाल का जो है यहाँ पर ये जो सवाल में दिया हुआ था मान, इस मान को हम इस सूत्र पे रखते हैं। तो पाएंगे कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन क्या है? 40,000 है, गुणे कितना दर कितना है? 8 सही 1/2 गुणे कितना है? समय कितना लग रहा है? 4 वर्ष लग रहा है, बट्टे सबके 100 कर देना है। ठीक है, अब एक बात देख लीजिए कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। हमारे पास बचा क्या? 2 जीरो कट गया तो यहाँ पर 400 बचा। फिर यहाँ पर क्या है? गुणे 8 सही 1/2 गुणे 4 है। अब ये जो सही वाला मामला है, इस सही वाले मामले को भी हम निपटा लेते हैं। तो हम पाएंगे कि 400 गुणे 2 बड़े 16, 16 1 17, फिर बट्टे 2 गुणे 4। अब हम पाएंगे कि इस 2 का गुणा, 2 से हम इस 4 को काट देंगे, तो काट देंगे कितना आया?
अरे 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये 2 पूरा ख़त्म हो गया, गुणे 17 बचा, गुणे 2 बचा। अब देखिए, अब ये 17 दूना के क्या होता है, इसका जब हम गुणा करेंगे तो हम पाएंगे 13,600 रुपये इसका साधारण ब्याज होगा। अतः हम यह कह देंगे कि 40 रुपये का अगर 8/1/2 के दर से 4 वर्षों के लिए किसी राशि को रखा जाता है तो साधारण ब्याज उसका 13,600 रुपये होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम अगले सवाल, अगला सवाल जो दिया हुआ है, प्रश्न नंबर हम 6 को तो हल ही कर दिए हैं, 7 को भी हल किए हैं, 8 को अभी हल कर दिए हैं, 9 की बारी है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि a + b + c का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिया है प्रश्न में, a + b + c का होल स्क्वायर प्लस 2a + b + c फिर a - b - c प्लस a - b - c का होल स्क्वायर। ये प्रश्न दिया है। ठीक है, ये प्रश्न दिया है और ये प्रश्न का कह रहा है, इस प्रश्न का क्या करिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, गुणनखंड कीजिए इसका। ठीक है, तो गुणनखंड करने के लिए एक चीज़ और है, हमको एक सर्व संख्या याद आ गई। वह सर्व संख्या क्या है, वह सर्व संख्या है कि यदि a + b का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा कि a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर होगा। और हम देख रहे हैं, यदि अगर हम मान लें, समझ में आ रहा है ना, यदि हम मान लें कि यह a की जगह पे, या मान लीजिए कोई पूरा a है तो यहाँ पर भी a दिख रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक मिल गया। और इसको b मान लेते हैं तो यहाँ पर b है, मतलब यहाँ पर b है, यहाँ पर है, मतलब सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं या इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो हम इस पूरे की जगह पे जो सवाल दिया है, क्या सवाल दिया है कि a + b + c का होल स्क्वायर प्लस 2a + b + c कोष्टक में a - b - c प्लस a - b - c का होल स्क्वायर दिया हुआ है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यह पहली संख्या a है और ये दूसरी संख्या b है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि a + b + c, फिर उसके बाद प्लस, फिर क्या है a - b - c का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया है? हमने इसको a माना है, इसको b माना है और दोनों को यहीं पे उतार दिया है। अब बारी है इनके अंदर के चरों को देखेंगे कि ये किस प्रकार से करते हैं, कि नहीं करते हैं, कि जुड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इनको जो समान जो चर हैं, समझाती हैं, उनको एक लाइन में कर लेते हैं। तो हम पाएंगे कि a + a फिर प्लस b - b प्लस c - c का होल स्क्वायर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम पाएंगे कि ये b से b कट गया, c से c कट गया, बचा क्या, a 2 a बच गया, मतलब a और a को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि a + a का होल स्क्वायर बचा, a + a का होल स्क्वायर बचा। जब ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया, 2a का होल स्क्वायर हो गया। अब इस होल स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो हम पाएंगे क्या कि 2 दूना के 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर,
मतलब इस गुणनखंड को हल करने के बाद हमने प्राप्त किया है कि 4a² होगा। समझ में आया कि नहीं? बहुत छोटा सा सवाल था लेकिन दिखने में लग रहा था कि बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आप लोगों को अगर नहीं सवाल समझ में आ रहा है तुरंत पूछिएगा। समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। सवाल समझ में आ रहा है ना? देखिए, किसी भी सवाल को अगर समझ में नहीं आए वो सवाल आप तुरंत पूछेंगे कि सवाल यहाँ पर समझ में नहीं आया है, आप सर दोबारा बता दीजिए। अब प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है। प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40 में किसे 3x माइनस 8 से क्या करना है? भाग देना है। हमें क्या करना है? भाग देना है। किस में भाग देना है? 9x³ फिर माइनस 45x² फिर उसके बाद प्लस 41x माइनस 40x। देखिए सवाल सही उतारे हैं ना? ये सवाल दिया है, फिर कह रहा है कि इसको भाग देना है किससे? 3x प्लस माइनस 8 से क्या करना है? भाग देना है। और भाग देने के बाद हमें क्या पता करनी है? भाग देने के बाद हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें दो चीज़ें ज्ञात करनी है, भागफल और शेषफल। तो चलिए इस भाग को हल करते हैं, फिर उसके बाद पाते हैं कि इसको किस प्रकार से इनका भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। चलिए हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? 9 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है। तो एक बात बताइए, 3 के पहाड़ा में कितनी बार में 9 आएगा? तो 3 दूना के 6, 3 त्रिके 9। तो अब यहाँ पर पाएंगे क्या कि 3 त्रिके 9 आ गया, तो 3 त्रिके 9 ये तो आ गया। और यहाँ पर क्या दिया है? x के पावर 3 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है? x दिया है। तो अब यहाँ पर कितने की आवश्यकता है? 2 की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर क्या कितना लिखेंगे? x के घाते 2। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 3 त्रिके 9 हो गया, 3 त्रिके 9। फिर यहाँ पर 2 ठे और 1 ठे, तो कितना हो गया? x के घाते 3। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 का गुणा 8 में करेंगे, तो 3 का गुणा जब 8 में करेंगे तो कितना होगा? 8 त्रिके 24। और यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे। और मैं हर बार की तरह एक बात बताता हूँ कि ध्यान दें, सबके लास्ट में हम क्या कर देंगे? माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यह माइनस दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। और जब ये प्लस और ये माइनस, दो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे तो ये 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1। 2, 4 में से 2 गया तो क्या बचा? 2। फिर यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर उसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि जो है अचर उसी तरह पड़ा हुआ है तो ये उतर जाएगा। अब देखेंगे बड़ी संख्या क्या थी? माइनस थी, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे यहाँ पर क्या है? प्लस 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 है, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो ये पूरा कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस है, और यहाँ पर क्या है? प्लस है। तो हमको पहले काम करना है कि इस वाले जो यहाँ पर आगे अंक के आगे जो दिया है, प्लस दिया होगा प्लस, माइनस दिया होगा माइनस, हम इस माइनस को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक, और यहाँ पर जो 21 है, अब 3 के पहाड़ा में कितनी बार में 21 आएगा? तो 3 साते 21 आता है, तो 3 साते यहाँ पर 7 लिखेंगे। समझ में आए? हाँ, उतार ले रहे हैं, भूल गए हैं ये। अब इसको अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसको उतार लेंगे सवाल को। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 साते 21 होता, हमने 7 21 को उतार लिया। अब यहाँ पर क्या है? x है और यहाँ पर 2 ठे है। मतलब कि अब बारी किसकी है?
यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 देना है, तो अब यहाँ पर सिर्फ क्या है, एक ही है, तो ये अब यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, ताकि ये x और ये x मिलके x स्क्वायर हो जाए और 7 तरीके 21 हो जाए। तो चलिए इस माइनस का गुणा करेंगे तो -7 तरीके 21 x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 7 का 8 बार में पढ़ेंगे, कितना आएगा, 7 और 56। फिर यहाँ पर x उतर गया और x के आगे यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, ठीक है। और मैं जैसे बताया हूँ आप लोगों को कि जब भी इतना करने के बाद तुरंत यहाँ पर क्या दे दें, माइनस का चिन्ह दे दें, ठीक है। जब माइनस का चिन्ह देंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर प्लस 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 है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। मतलब कि हमें इसमें से घटाना है, तो 71 में से कितने को घटाना है, 56 को घटाना है। मतलब कि 11 में से 6 गया तो कितना बचा, 5, और 6 में से 5 गया तो क्या बचा, 1, और यहाँ पर जो है x उतर जाएगा। और ये आगे देखेंगे कि बड़ा कौन था, प्लस का चिन्ह था, तो हम प्लस का चिन्ह दे देंगे। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, यह संख्या घट गई, क्योंकि 21 में से 21 जाएगा, x में से जाएगा, तो वही बात आएगी। फिर अगले पड़ाव की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर 40 को भी उतार लेंगे, -40 है तो -40 को भी उतार लेंगे, समझ में आ रहा है। फिर अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कितनी बार में आया, 15, तो 3 5 15 होता है, तो यहाँ पर हमको सिर्फ जो है 5 लिख देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो और हमको प्लस भी चाहिए, तो प्लस यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर x 1 चाहिए, यहाँ पर x है करे, अगर 1 और x दे देंगे तो बढ़ जाएगा, तो हमको सिर्फ 5 देना है, तो 5 तिहाई 5 तिहाई 15, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। और x का कोई जुड़ा नहीं था, तो x इसी तरह उतर गया। फिर अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि 5 गुणा जब हम 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 5/40 आता है, ठीक है। और सेम वही काम यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि माइनस लगा देना है, सवाल हल करने के बाद माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। मतलब कि यहाँ से घटाना है, तो अब 40 में से 40 गया तो मामला समाप्त। फिर उसके बाद यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 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 हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब ये भी ख़त्म हो गया। तो यह सवाल में जो पूछा था, सवाल में बोला था कि हमको बताइए कि इसका भागफल क्या है। तो इसका भागफल क्या है, 3x स्क्वायर -7x + 5 है, और शेष फल उसका 0 है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भागफल अरे ग खा गए हैं, भागफल बराबर कितना दिया है, 3x स्क्वायर -7x + 5 दिया है, ठीक है। ये क्या है, भागफल है, तथा शेष फल क्या है, शेष माने बचा हुआ, कुछ नहीं बचा है तो 0 है। समझ में आया कि नहीं आया। इस सवाल को आगे की तरफ हमने देखा है और इसको हल करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब बारी है प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है, यह चित्र थोड़ा कैमरे के बाहर चला गया होगा, ठीक है। मैं इस चित्र को यहाँ पर बना देता हूँ, फिर उसके बाद अब समझाऊँगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। प्रश्न नंबर 11 में दिया क्या है, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे। प्रश्न नंबर 11 में एक चित्र बनाया हुआ है, वो चित्र कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कि उसका सेंटर है, सेंटर से छूते हुए जा रही है, ठीक, ये पॉइंट है और इसको हम O बोले हैं, और यह A है और यह क्या है, P है, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है 5 है और इसकी लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर है। अब एक चीज़ देख लीजिए, कभी भी आप जब है किसी भी वृत्त को अगर स्पर्श रेखा जा रही है तो त्रिज्या, ठीक है, मतलब सेंटर और जहाँ पर छू कर गई है स्पर्श बिंदु वहाँ से उस पॉइंट पर क्या होता है 90 अंश का कोण बना रहता है। वैसे मान लीजिए यहाँ पर एक तिल्ली है, ठीक है, अब ये तिल्ली है तो अब यहाँ पर बात समझिए कि इस तिल्ली पे यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे छू कर गया, मैं यहाँ पर गया, मतलब ये सीधे समझ लीजिए कि ये है, ये पॉइंट है, यहाँ पर मैंने डंडा सोजे लगाया तो ये इस तरह से छूती हुई गई, सोजे चली गई है और ये त्रिज्या है तो ये यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने अंश का बन रहा है कोण 90 अंश का। ये नहीं, चलो यहीं पे नहीं, हम इधर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये छूते हुए जा रही है, ये गई छूते हुए, तो अब यहाँ पर अगर लेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा 90 अंश का कोण बनेगा, मतलब कि जो छूट कर जाएगी वो कोण कितने का होगा 90 अंश का कोण होगा। तो अब हम यह क्या चीज़ हमने पा लिया, इस प्रश्न में पा लिया है कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बन गया है 90 अंश का कोण बन गया है, ठीक है, 90 अंश का कोण मतलब सब समीकरण तैयार हो गई है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, एक कोणमिति का सवाल बन गया है, अब इस पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको हल कर पाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि कर्ण को पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लंब और आधार को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसका जब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे, मतलब उसके ऊपर कड़ी लगा देंगे। बात समझ में? तो चलिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यह वाला सिरा जो है लंब है और यह वाला सिरा क्या है, आधार है। यह क्या है, लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। यह वाला क्या हुआ है, कड़ हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसका मतलब यह है कि हमको पता क्या करना है, यहाँ पर ये क्या है, आधार है, तो हमको क्या पता करना है, आधार। तो अब हमको पता है कि आधार बराबर क्या होता है, हमको पता है कि आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो अब हमको पता है, क्या पता है कि लंब कर्ण बराबर कितना दिया है, कर्ण कितना है 13 दिया है, तो मतलब 13 का स्क्वायर, फिर उसके बाद कर रहा है लंब माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 5x 5 है तो 5 सेंटीमीटर, तो मतलब 5 का स्क्वायर। अब इसको गुणा करेंगे, ठीक है, मतलब 13 का गुणा 13 में करेंगे तो क्या कितना आएगा, 169 आएगा 13 का गुणा करने पर, मतलब 13 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, और इसका पचवा 25। अब इसको क्या करना है, घटा देना है, तब घटाने पर प्राप्त क्या होगा, यहाँ पर क्या है 144 प्राप्त होगा, और 144 कड़ी से बाहर जाएगा तो कितना बचा, 12 सेंटीमीटर बचा। मतलब कि हमें जो प्राप्त संख्या है, मतलब कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, मतलब P A और P के बीच की जो दूरी है कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं है? एक चीज़ और है कि जब आप जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि कोण OAP का मान बताइए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि कोण OAP बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं है? किसी भी सवाल में कोई भी समस्या है तो दोबारा आप पूछ सकती हैं, आप लोग भी पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई समस्या है? जो ऊपर का आधार जो बोले हैं, तो आधार तो हमेशा नीचे का होता है ना। आधार डिपेंड करता है कि जो है लंब किधर है, कहाँ पर कोण बना है। तो कोण जो है हमेशा जो कोण किनके बीच बनता है, लंब और आधार के बीच में ही बनता है। तो और हमारा कोण कहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, ठीक है।
बात समझ में आया? तो अब ये जब कर्ण यहाँ पर लंब हो गया और ये आधार हो गया, समझ में आया ना? तो अब ये दोनों के बीच में बना है तो यही ना कर्ण हुआ। हमको क्या पता है कि कभी भी 90 अंश का कोण बन रहा है तो कोण कहाँ पर बनता है? लंब और आधार के बीच में बनता है, तब जाके जो है। हेलो छात्राओं, अब तक हम 2023 के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी के प्रश्नों को हल कर लिया है। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्न को हल करने। ये जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ये प्रश्न 2023 का मैथ का प्रश्न है, जो कि थर्ड सेमेस्टर का है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का है। अब आते हैं इन प्रश्न में, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं और उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहले प्रश्न में लिख दिया है कि क्या करना है? सरल कीजिए। क्या करना है? सरल कीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम उतार लेते हैं। प्रश्न दिया है कि 3/4 के घाते -2 भागे 2/3 के घाते -4 है। अब एक चीज़ हमको दिखाई दे रही है, घात जो होती है हमेशा प्लस में होती है, लेकिन यहाँ पर घात माइनस में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो जो माइनस में घात दिखाई दे रही है उस माइनस के घात को हम प्लस में जो है बदलने का प्रयास करते हैं। तो प्लस में बदलने के लिए हम उसको क्या करेंगे, अंश को जो है हर में बदल देंगे। तो अंश में अंश को हर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समझ में आ रहा है ना? जो प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 3/4 यहाँ पर लिख लिए और इसको यहाँ पर लिख देंगे 2, और ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर 2/3, फिर उसके बाद इसके घात भी 4। अब हमने क्या किया, इस माइनस को क्या कर दिया है, प्लस में बदल दिया। जो घात माइनस में थी अब वही घात क्या हो गई है, प्लस में हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यह जो है इन लोगों को अच्छे रूप में लिख लेते हैं, मतलब कि बट्टे वाले रूप में लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, यह तो स्वयं बट्टे में है लेकिन यह बट्टे में नहीं है, तो इसको भी बट्टे में कर लेते हैं। तो 1/1 3/4 इस तरह लिखने के बाद फिर घाते 2, फिर भागे का चिन्ह 1/1 2/3 4। समझ में आ रहा है ना? फिर अब यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो हम पाएंगे क्या कि 3 एकम 3 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 3 एकम 3 के घाते क्या है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। ये क्या है, भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 2 का गुणा इसमें करेंगे, फिर 3 का गुणा इसमें करेंगे, तो 3 बट्टे क्या हो गया 2, इसके घाते क्या आ गया 4। समझ में आया कि नहीं है? अब हम आगे करते हैं। अब ये जो घात है, इस घात को इसमें हम लिख लेंगे, और ये भाग का चिन्ह है, इसको हम लोग जो है गुणे के चिन्ह में बदल लेंगे। जब भाग का चिन्ह गुणा में बदलते हैं तो अंश हर हो जाता है और हर जो है अंश हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम पाएंगे क्या, इस घात को हम बदल दिए, तो बदलने के बाद क्या आ गया 4/4, क्योंकि ये 2 है तो यहाँ 2 बार लिखेंगे, 3/3। अब ये जो भाग का चिन्ह था इसको हमने क्या किया, गुणा का चिन्ह कर दिया है, तो अंश जो है, जो ये अंश था वो हर हो गया है, जो हर था वो अंश हो गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/3/3/3/3। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो जब गुणा करेंगे तब पाएंगे क्या कि इसको पहले कर लेते हैं, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 16 चौको 64, 16 चौको 64, और 64 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 छक 24, 24 1 25, मतलब यहाँ पर आ गया 256 आ गया। ऊपर का गुणा करने के बाद आया, समझ में आया ना?
और नीचे का गुणा कर लेते हैं। तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 27 का गुणा जब 81 होता है, 17 का गुणा 3 में करेंगे तो 17 3 81 होता है। 7 त्रिक 21, 7 दूना के 2 3 6 6 7 7 1 8, मतलब 2 का ऐसे लगा था ना 81 में 9 का गुणा करेंगे। ये 3 त्रिक 9 हो गया ना, तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 1 का 9, फिर 9 9 8 72, तो नीचे क्या हो गया 729। अब ये जो है हमारा सरलीकरण हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो पूछा था, ये बोला था सवाल में कि 3/4 के घाते -2 भागे 2/3 के घाते -4 का सरलीकरण कीजिए, मतलब सरल कीजिए। तो हमने सरल करने के बाद हमने पाया कि 256/729 इसका सरलीकरण होगा, या मतलब सरल हो गया। समझ में आया कि नहीं है? जो आप लोगों को नहीं समझ में आया तुरंत पूछिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 50 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में उस काम को कर सकते हैं। अगर एक काम को 50 आदमी मिलकर कर रहे हैं तो उस काम को करने में उन आदमियों को 50 आदमियों को 40 दिन का समय लगा है। बताइए कि उस 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं। मतलब कि जो 50 आदमी काम कर रहे थे, उस 50 आदमियों में से कितने दिन के बाद इस 30 आदमियों को हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तब जो काम की संख्या जो है, काम के दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तब कर जाए तो शेष काम कितने दिन में ख़त्म होना चाहिए? 75 दिन में उस काम का समाप्ति होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं? देखिए, जो भी सवाल अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तुरंत आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो पहला काम में कर लेते हैं कि माना कि 30 व्यक्ति हम यक्ष दिन में जो है निकाल देंगे, मतलब हटा देंगे। यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना कि 30 वे आदमी कितने दिन, 30 आदमी को यक्ष दिन बाद हटा दिया गया, हटा देंगे जब दें। हमने मान लिया कि अगर हम लोग 30 व्यक्ति को यक्ष दिन के बाद हम हटा देंगे तब वह काम कर देंगे तो 45 दिनों का समय लगेगा, ठीक है। 75 दिन का समय लगेगा। समझ में ना। मतलब कि अगर हम लोग 30 व्यक्ति को यक्ष दिन में हटा देंगे तो उस काम को करने में 75 दिनों का समय लगेगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब कि हम यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। अब 75 दिनों का समय लग रहा है। अब एक बात बताइए कि जो शेष व्यक्ति हैं, ठीक है, 50 व्यक्ति में 50 व्यक्ति उसी काम को जो है करेंगे तो कितना समय लगेगा? 40 माइनस x लगेगा, क्योंकि उसमें जो है, क्योंकि 50 व्यक्ति थे, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या हो गया है, 30 व्यक्ति उसमें से हटा देना है हमको, ठीक है। इसी 50 व्यक्तियों में से 30 व्यक्ति को हमने क्या करना है, घटा देना है। और समय कितना लगेगा? 40 दिन लगेगा, ठीक है। और 20 व्यक्ति जब उस काम को करेंगे तो कितने दिनों का समय लगेगा? 75 दिनों का समय लगेगा। अब हम पाएंगे क्या कि यह इस प्रकार से हुआ है, मतलब यह बड़ा है, यह छोटा है। और यहाँ पर पाएंगे कि यह बड़ा है, यह छोटा है। समझ में आया कि नहीं है? आ रहा समझ में? एकदम याद समझ में? कोई समस्या? आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग जो है
अनुपात के रूप में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि 50/20 बराबर, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बड़ा कौन है 75/40x, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 50 गुणे 40 माइनस x, इसका गुणा इसमें करेंगे ना, फिर अब इसका गुणा इसमें करेंगे, बराबर 75 गुणे 20 होगा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में। अब इसको हम इसके नीचे ला देंगे, यह जब गुणा है, गुणा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 40 माइनस x 75 गुणे 20/50, समझ में है कि नहीं। अब इस 0 से 0 को काट दिए, ठीक है। 5 एक कम 5 और 5वां 25, मतलब कि 40x बराबर 15 गुणे 2। अब यहाँ पर आ गया 40 माइनस x बराबर, अब ये इसका गुणा किया तो क्या आ गया 30, समझ में कि नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर इस x को हम यहाँ पर बराबर के इधर ला देंगे, तो यह जो माइनस x था वो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब ये 40 तो यहीं से रह गया है ना, तो 40 यहीं से रह गया, इसको यहीं से रहने दीजिए। और जब ये 30 को क्या करना है, इस साइड लाना है, जब 30 को इस साइड ला दिए हैं तो ये प्लस था, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया है। समझ में आया कि नहीं है। अब हमको क्या करना है, घटा देना है। तो 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 40 में से 30 जाने के बाद बचेगा 10, समझ में आया। तब हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः कि, यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 30 आदमी को 10 दिन बाद हटा दें तो 75 दिन में काम क्या होगा, समाप्त होगा। समझ में आया कि नहीं है। अगर उस काम को हम कितने दिन में, 75 दिन में हटाना रहेगा, ख़त्म करना रहेगा, समाप्त करना रहेगा उस काम को, तो हमको कितना दिनों का समय लगेगा, 10 दिनों का समय लगेगा। समझ में आया कि नहीं है। प्रश्न नंबर 14 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 14 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें हमको दो चीज़ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। हमको इसमें दो चीज़ ज्ञात करनी है। तो दो चीज़ ज्ञात करने के लिए हम इन जो दिए गए आंकड़ों के हिसाब से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिए गए आंकड़े को लिख लेते हैं। तो दिया गया आंकड़ा क्या है, एक तरफ आयु दिया है, आयु, और दूसरी तरफ क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। मतलब कि बच्चे की आयु बताई गई है और उनके संख्या बताइए, उनके आने की, मतलब कितने बच्चे आते हैं। तो जब 11 वर्ष के बच्चे 4 आते हैं, 11 वर्ष के बच्चे 4 हैं, ठीक है। 12 वर्ष के बच्चे जो है कितने हैं, 3 हैं। 13 वर्ष के बच्चे कितने हैं, 5 हैं। 14 वर्ष के बच्चे 4 हैं और 15 वर्ष के बच्चे 4 हैं और 16 वर्ष के बच्चे जो है कितने हैं, 3 हैं। समझ में आया कि नहीं आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। पूरे बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो जोड़ेंगे तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हो गया, 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 हो गया, 16 में 4 जोड़ेंगे तो
20 हो गया, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो गया। समझ में आया? मतलब कि हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि n बराबर कितने आया, कुल विद्यार्थियों की संख्या, मतलब कि कुल विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, संख्या n बराबर 23 है। अब n बराबर 23 है, मतलब कि 23 क्या है, एक विषम पद है, ठीक है, एक विषम संख्या है 23 कि n + 1/2 होता है वहाँ पद, ठीक है। अब तुम्हें जहाँ पर कन्फ्यूजन है एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आंकड़ा दिया है, ठीक है, आंकड़ा क्या दिया है कि आयु दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है। आयु बता रहा है कि 11 साल के बच्चे की संख्या कितनी है, 4 है, 12 की 3 है, 13 साल के बच्चों की 5 है, और 14 साल के बच्चे की 4 है, और 15 साल के बच्चे की 4 है, और 16 साल के बच्चे की 3 है। तो ये जो बच्चों की जो संख्या होगी वो कितनी है, 23 होगी ना। तो जोड़ने पर यह 23 प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर 24 प्राप्त होता तब यहाँ पर हम सम मानते, क्योंकि यह सम संख्या है, तो तब जाके हमें यहाँ पर सम का सूत्र लगाना पड़ता, परंतु यह क्या है, विषम है, इसलिए हमें विषम का सूत्र लगाना पड़ रहा है। समझ में है कि नहीं है? तो अब यहाँ पर पाएंगे क्या, हम यहाँ पर क्या कर लिए, विषम के लिए हमने जो सूत्र लिखा है उस पर हम इनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो n बराबर क्या हमने प्राप्त किया है, n बराबर 23 है, तो यहाँ फिर 23 धन 1/2। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 24/2। समझ में आया? अरे 23 में जोड़ेंगे तो 24 होगा। अब यहाँ पर काट दिए तो कितना आया, 12। ये 12 क्या है, वां पद है, 12वां पद, ठीक है, 12वां पद है। तो अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या तो काउंटिंग नहीं ना है कि सीरियल बाय सीरियल संख्या दिया था। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, क्या देना है कि अब बच्चे की गिनती यहाँ से शुरू हुई होगी, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आ रहा है ना, कि जो बच्चों की संख्या यहाँ से शुरू हुई है। तो अब यहाँ से शुरू करके यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 यहीं पे हैं, 7 यहीं पे हो गए। अब ये 12 संख्या है, यहाँ पर आके 12 संख्या पूरी हो जा रही है, मतलब 12 बच्चे यहाँ तक पूरे हो गए। तो 12 बच्चे किस में पूरे हुए हैं, किस में पूरे हुए हैं, 13 वाले में, मतलब कि 13 आयु के बच्चे जो है क्या हैं, 5 हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो है माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बराबर क्या होगा, 13 होगा, ठीक है, 13 होगा। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इसके बराबर आया। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आवाज़ निकाले इस पर, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है, हमने माध्यिका को ज्ञात कर लिया, अब बारी है बहुलक की, बहुलक को ज्ञात करने की। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, बहुलक। अब बहुलक का मतलब क्या होता है, वह संख्या जो या तो बहुत बड़ी हो सबसे, अगर सभी संख्याएं अलग अलग हैं तो उसमें देखेंगे कि वो कौन बड़ी है इसमें से, लेकिन अगर देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, सभी लगभग एक समान जैसे हैं लगभग, और वो कितनी बार आया है, सबसे पहले देखेंगे कि वो सबसे ज़्यादा कितनी बार वो कौन आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 4 1 2 3, 4 जो है 3 बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, 5 1 बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक माना जाता है, या तो सबसे बड़ी वाली संख्या को बहुलक माना जाता है। लेकिन सबसे पहले किसको माना जाता है, जो अधिक बार आया है। तो बहुलक बराबर क्या है, 4 होगा। समझ में आया कि नहीं है। जो मैं प्रश्न में दिया है, हमने सारे प्रश्नों को हल किया है 14 तक। समझ में आया कि नहीं आया। जो जहाँ पर कोई भी प्रश्न आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग तुरंत पूछिए। समझ में आ रहा है, जो कन्फ्यूजन थी तुम्हें दूर होगी ना। किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तुरंत आप पूछ लें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न का जो है 15 वाले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि यदि एक क्रेता, अब देखिए क्रेता किसे कहते हैं, क्रेता माने खरीदने वाला है, विक्रेता माने होता है बेचने वाला। तो यहाँ पर एक क्रेता है और एक जो है शेयरधारी है। कौन है,
शेयरधारी मतलब जो शेयर को रखा हुआ है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, एक है शेयरधारी और एक है क्रेता। यह है क्रेता और यह है शेयरधारी, ठीक है, यह है शेयरधारी। कह रहा है कि एक क्रेता एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये और बाजार का मूल्य प्रति शेयर बताता है। कितने? 50 रुपये शेयर बताता है। समझ में आ कि नहीं है? जो एक व्यक्ति जो है, एक क्रेता को जो शेयरधारी ने, इस शेयरधारी ने बताया कि जो अंकित मूल्य है, वो अंकित मूल्य मतलब कि यह 10 रुपये का ये शेयर खरीदा था। इस व्यक्ति को बताया कि भैया 50 रुपये का एक शेयर है। समझ में आया कि नहीं है? क्रेता को यह बताया कि भैया जो अंकित मूल्य है वो 10 रुपये है और वो जो है बाजार का मूल्य है जो आपको मैं दूंगा वो कितना का है? 50 रुपये का है। समझ में आया? मतलब कि यह मान लीजिए कि यह खरीदा 10 रुपये का और इसको बेचने जा रहा है कितने का? 50 रुपये का। समझ में आया? तो अब यहाँ पे लिख देंगे कि शेयर का अंकित, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अंकित मूल्य कितना है? मूल्य 10 रुपये है, 10 रुपये है, परंतु जो उसी शेयर का मूल्य जब बाजार में है, बाजार का मूल्य जो है, शेयर का बाजार, शेयर के बाजार का मूल्य है, शेयर के बाजार का मूल्य, बाजार का मूल्य क्या है? कितना है? 50 रुपये है, ठीक है, समझ में आया? और क्रेता ने उससे कितने शेयर खरीदे? 200 शेयर खरीद लिए। क्रेता ने 200 क्या कर लिए? शेयर खरीद लिए, खरीद ली। जब क्रेता ने 200 शेयर खरीदे किसके रेट से? 50 के रेट से, तब क्या हुआ कि 200 गुणे 50, अब 5 दुना के 10, 2 ठे ये, 1 ठे ये, कितना हो गया? 10,000 रुपये का शेयर क्रेता ने क्या करदा? खरीदा, ठीक है। जबकि अंकित मूल्य कितना था? 200 का, 200 शेयर का अंकित मूल्य कितना था? 10 था, तो 200 का कितना हो गया? 2 एक कम 2, 8 जीरो ई, 2 जीरो ई, तो कितना हो गया? 2000। मतलब कि उस शेयर का, जिस शेयर का अंकित मूल्य 2000 रुपये था, उस शेयर को उसने कितने में बेच दिया? 10,000 रुपये का उसने बेचा। तो जो शेयरधारी है वो कितने का लाभ कमाया? तो शेयरधारी द्वारा लाभ कितना कमाया? तो लाभ बराबर कितना? 10,000 माइनस 2000 बराबर कितना आया? 8,000। समझ में आया? तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि शेयरधारी ने कितने का कमाया? 8,000 का लाभ क्या किया? प्राप्त किया। समझ में आया ना? शेयरधारी ने कितने का लाभ प्राप्त किया? 8,000 का प्राप्त किया, क्योंकि उसने तो शेयर जो अंकित मूल्य था वो कितने का था? 10 रुपये का था, लेकिन क्रेता को कितने में बेचा? 50 रुपये का बेचा। तो अब 200 शेयर का हो गया कितना? 10,000। और जबकि उसने तो 10 रुपये के दर से 200 खरीदा था, तो वो कितने हो गया था? 2,000। और 2,000 का खरीदा, 10,000 का बेचा, तो प्राप्त हुआ कितने का?
8,000 का, तो उसको लाभ कितने का प्राप्ति हुआ? 8,000 का शेयरधारी ने क्या किया? लाभ कमाया। समझ में आया? चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एक घनाकार टंकी है। पहली बात ये ध्यान देना है, कैसी है टंकी? घनाकार टंकी है। ये स्याही इसकी खत्म हो गई। घनाकार टंकी है। पहली बात हमको क्या ध्यान देना है कि वो टंकी कैसी है? घनाकार है। समझ में आ रहा है ना? तो घन का क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझ में? तो टंकी कैसी है? घनाकार टंकी है। कि भीतर की जो भुजाएं हैं, उसकी भीतर की भुजाएं कितनी हैं? टंकी के भीतर की भुजा कितने हैं? 30 सेंटीमीटर है। उस जो घनाकार टंकी है उसके अंदर की जो भुजा है वो कैसी है? 30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा टंकी पानी से पूरी तरह भरी हुई है। ये जो टंकी है वो कैसे है? वो पानी से पूरी तरह क्या है? भरी हुई है। और कह रहा है कि यदि उसमें से 7 लीटर पानी को क्या कर लिया जाए? निकाल लिया जाए। अब इसमें से 7 लीटर पानी को क्या कर लिया जाए? निकाल लिया जाए। ठीक है। अब उसमें से मतलब उसी टंकी में से हमने क्या किया? 7 लीटर पानी को क्या कर दिया? निकाल लिया जाए। तो कह रहा है कि टंकी में जो पानी की जो ऊंचाई है, मतलब कि जो पहले तो पूरी भरी हुई थी, लेकिन अब इस समय बताओ कि वो टंकी की जो पानी की ऊंचाई कितनी है, यह बताना है। समझ में आया कि नहीं है? अब हमको उसकी ऊंचाई बतानी। मान लीजिए कि यह टंकी थी, ऐसी टंकी थी क्योंकि वो घनाकार थी। तो इस प्रकार की टंकी थी, तो ये पहले पूरी फुल थी, यहाँ तक पूरी फुल थी। लेकिन जब हमने उसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया तो कुछ तो कमी हो गई होगी उसके पानी में। उसकी ऊंचाई, पानी की ऊंचाई कुछ तो कम हो गई है। तो मान लेते हैं कितना हो गई है। तो कितना ऊंचाई कम हो गई है, यह पता आप करना है कि अब जबकि इसकी पूरी के जो है हाइट इतनी है 30 है, यह भी 30 है, ऊंचाई भी 30 है, चौड़ाई भी 30 है, सारी चीज़ें इसकी 30 है। समझ में आए कि नहीं है? तो करेक्ट कितनी कम हो गई भाई, तो ये पता करना है। समझ में आए कि नहीं है? तो चलिए इसको पता करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं इसको हल करने का। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस टंकी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो हम यह पहली बात क्या है, यह है घनाकार। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे घनाकार का आयतन। घनाकार का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है। समझ में आया ना? अब यहाँ पर क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस जो टंकी का हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो टंकी के प्रत्येक भुजाएं कितनी की हैं? 30 सेंटीमीटर की हैं। कितनी की है? 30 सेंटीमीटर की हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो पाएंगे क्या कि घनाकार टंकी का आयतन क्या होगा? 30 गुणे 30। तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 तरीके 9 9 3 27। तो यहाँ पर लिख दिए 27। और ये 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दिए 1 2 3। ये क्या है? घन सेंटीमीटर है। क्या है? घन सेंटीमीटर। ठीक। हमने क्या किया? उसका ज्ञात कर लिया। घनाकार आयतन का जो है सेंटीमीटर में आयतन ज्ञात कर लिया, घन सेंटीमीटर में ज्ञात कर लिया। समझ में आया कि नहीं? अब बारी है कि अब कह रहा है कि जो टंकी पूरी तरह भरी हुई थी, हमने पूरी तरह भरी होगी, जब टंकी जब पूरी तरह भरी होगी तो उस समय उसमें इतना रहा होगा। कह रहा है कि उसमें से 7 लीटर पानी को निकाल लिया गया है।
जबकि वो कह रहा है, प्रश्न में दिया था कि 1 लीटर पानी बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। वह प्रश्न में दिया था कि भैया 1 लीटर पानी है तो उसमें कितने घन सेंटीमीटर हैं? 1000 घन सेंटीमीटर हैं। समझ में आया? तब अब यहाँ पर प्राप्त करेंगे क्या कि 7 लीटर पानी है, तो अब यहाँ पर 7 लीटर पानी मतलब 7 गुणे कितना? 1000, तो कितना हो गया? मतलब 7 गुणे 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि एक लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। समझ में आया कि नहीं आया तक? अब हम क्या करते हैं, जितना पानी निकाले हैं इस भरी टंकी में से उसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरी भरी टंकी में से हमने क्या किया, 27 जो यहाँ पर पानी निकाला गया, पानी का जो है आयतन बचा पानी का, ठीक है, हाँ, टंकी का बचा पानी, ठीक है, टंकी का बचा पानी कितना होगा? 27,000 माइनस 7,000 होगा। ठीक है, तब पाएंगे क्या कि 20,000 घन सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आया तक? अब यहाँ पर बोला है कि आपने तो यह बता दिया कि कितना पानी बचा हुआ है, लेकिन आपको यह बताना है, क्या बताना है कि पानी की ऊंचाई बताना है, पानी कितना ऊंचा है यह बताना है। समझ में? तो यह कब प्राप्त होगा? जब को हमको पता है कि आयतन और क्षेत्रफल में क्या होता है, संबंध होता है। तो एक चीज़ देखिए, यह भी क्या है, आयतन है, यह भी आयतन है। तो अगर हम यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे उसकी जो लंबाई और चौड़ाई सेम होगी, लेकिन ऊंचाई न कम हो गया है और बाकी तो सब सेम है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करनी है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो टंकी का जो आयतन है, ठीक है, टंकी का आयतन होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, यही होता है ना। और तो जबकि हमको लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमको पता है क्या, लंबाई 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि ये यक्स होगा। ठीक है, क्या होगा, टंकी में जो बचा पानी का ऊंचाई नहीं पता था, ऊंचाई कितना होगा, यक्स होगा। समझ में आया ना? तब अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 900 यक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये जो बचा पानी कितना है, इतना है ना, तो इसको क्या कर लेंगे, यक्स बराबर यह कितना, यह सभी बचे हुए पानी बराबर इतना है, तो बचा हुआ पानी कितना है, 20,000 है, बट्टे में क्या कर देंगे, 2, यक्स बराबर क्या आ गया, 20,000, ठीक है, बट्टे क्या हो गया, 900। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें से काट दिए 0 को, बचा 200 बट्टे 9 पाएंगे, तो 2×9 18। ठीक है, फिर गया 2 बचा, फिर 20 हो गया, तो फिर 2×9 18, फिर वो 2 बार आएगा क्योंकि वो एक ही संख्या है। मतलब कि उसकी संख्या जो है, उसकी हाइट कितनी बच गई, वो कितनी बची होगी, ये कैमरे में दिखाई दे रहा है कि यक्स बराबर 22.22 जो है उसकी ऊंचाई होगी। मतलब इतना पानी की जो है ऊंचाई क्या है, कितनी होगी, और पानी की ऊंचाई कितनी होगी, 22.22 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं और चलते हैं।
इस प्रश्न में क्या दिया है, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, चित्र में दिया है ओ वृत्त का केंद्र है। जो ये एक वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। फिर उसके बाद प्रश्न में दिया है कि कोण COA कितना दिया है, 130 अंश का कोण दिया है, मतलब डिग्री का कोण दिया है। ठीक है, कितना दिया है, 130 डिग्री का कोण दिया है, कितना, COA का। कह रहा है कि कोण ABC तथा कोण ADC का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें कौन कौन सा मान ज्ञात करना है, हमें CDA ये ज्ञात करना है, मतलब कि ADC ज्ञात करना है और ABC ज्ञात करना है। हमें दो चीज़ों को ज्ञात करना है, दो कोणों का मान ज्ञात करना है। हमें दिया क्या है, दिया है कि कोण COA बराबर 130 है, जो कि कहाँ से कहाँ पर कोण बनाया है, वृत्त के केंद्र से बना हुआ है। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, क्या पता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, दोगुना होता है। हमें क्या पता है कि यदि कोई कोण केंद्र पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, वह किस परिधि के, वृत्त के परिधि के कहीं पे, यहाँ पर कहीं पे भी बनेगा, उस कोण का क्या होगा, दोगुना होगा। अतः हम यह कह सकते हैं क्या कि हम यह भी कह सकते हैं कि COA कोण COA बराबर दोगुना होगा किसके, CDA के क्या होगा, दोगुना होगा। ठीक है, तो चलिए, तो किसके दोगुना हुआ है, C कोण DCA या CDA जो भी है, ADCA के दोगुना होगा। हमें इसका मान पता नहीं है, परंतु इसका मान तो पता है। इसका मान क्या दिया है, COA बराबर क्या दिया है, 130 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 130 डिग्री बराबर 2 गुणे यहाँ पर क्या है, कोण ADC। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये गुणे का चिन्ह तो ये आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। कोण ADC बराबर 130 भागे 2, कट गया, कितना बचा, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10, 65 डिग्री का कोण बना। मतलब कि हमें प्राप्त क्या हुआ कि कोण ADC बराबर कितना आया है, 65 डिग्री कोण आया है। ठीक है, हमें यहाँ पर इसका मान पता हो गया, कितना आया है, 65 आया है। ठीक है, और हमें जो प्रश्न दिया था कि क्या बताइए, हमको बताइएगा कि कोण ABC बराबर क्या होता है। ठीक है, और हमें क्या बताइएगा कि कोण ADC बराबर क्या होगा, यह बताइएगा, जिसमें से हमने इसको बता दिया है। अब बारी है ACO की। अब हम देख रहे हैं कि यह क्या है, एक चक्र जैसा हुआ है। तो हम यह बोल सकते हैं कि कोण, ठीक है, कि कोण ADCB एक
चक्रीय चतुर्भुज है। कोण ADCB एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या कहता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, मतलब सामने का कोण क्या होता है, कोण सदैव बराबर, कोण का योग सदैव 180 अंश का होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको और इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ABC कोण ABC धन, ठीक, ADC कोण ADC बराबर 180 अंश होगा। ठीक है, समझ में? अब एक बात बताइए, ABC बराबर हमको पता नहीं है और हमें ADC बराबर हमने पता कर लिया है, कितना आया था, 65 आया था। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि कोण ABC बराबर धन 65 डिग्री बराबर 180। अब ये जो है 65 प्लस में है तो यहाँ पर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि ABC बराबर 180 माइनस कितना, 65। जब 180 में से 65 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 115। मतलब कि कोण ABC मतलब कि कोण ABC बराबर 115 डिग्री का होगा। हमें दो चीज़ें पता करनी थी, हमने दो चीज़ों को पता कर लिया। मतलब कि ABC 115 है, मतलब कि यहाँ पर हमने ABC का मान क्या पता कर लिया, 115 डिग्री आया है, और इसका मान क्या आया है, 65 डिग्री आया है। ठीक है, जो दोनों चीज़ें हमने बताई है। चलिए एक बार मैं दोबारा से इसको दोहरा देता हूँ। इसका मान कितना आया है, 115। देखिए यह चीज़ हमें दो चीज़ों को पूछा है कि कह रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र पर बना कोण 130 अंश का है, 130 डिग्री का है। तो बताइए ADC का कोण क्या होगा, जबकि हमको पता है कि परिधि या वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण वृत्त का आधा होता है, मतलब वृत्त पे बने कोण का। मतलब अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोगुना होगा वृत्त का कोण। तो हमने इसको यहाँ पर दोगुना करके यहाँ से पता कर लिया है। और हमें यह दिख रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज का कि आमने सामने का कोण क्या होता है, 180 अंश का होता है। तो 180 अंश का होता है तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों का योग कर दिया, 180 अंश आ गया। अब इसको घटाकर यहाँ पर ला दिया। मतलब कि हमें दोनों जो चीज़ पूछा था, हमें दोनों चीज़ पता हो गई। यहाँ पर ये जो है इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कंसेप्ट पे होते हैं, और वो कंसेप्ट आपको पता है तो प्रश्न बहुत जोड़ घटाना का मामला रहता है। आप अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको तुरंत आ जाएगा। समझ में आप लोगों को, जिसको नहीं समझ में आए तुरंत पूछेगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न की क्या दिया है इस प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है, 17 हमने हल कर दिया और बारी 18 की है। तो 18 में दिया है कि 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज क्या है, यहाँ पर मूलधन लिखे। जो प्रश्न दे रहा है उसको लिखते चलते हैं। क्या दिया है, मूलधन जो है, मूलधन क्या है, 16,000 रुपये।
ठीक है। मूलधन कितना है? 16,000 रुपये है। कह रहा है कि जो है उसका वार्षिक जो ब्याज है, मतलब साल भर में जो वार्षिक ब्याज लग रहा है वह 10% की दर से लग रहा है। मतलब जो दर है वह 10% का लग रहा है। जो वार्षिक ब्याज है वो कितने परसेंट का वार्षिक ब्याज का दर लग रहा है? 10% का ब्याज लग रहा है। कितने वर्षों के लिए है ये जो ब्याज लग रहा है? 1/2 का। मतलब जो समय है, समय कितने का लगा? 1/2 वर्ष का समय लगा। कह रहा है तो इस क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें दो यही एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन फिर उसके बाद क्या होता है? गुणे एक धन दर बटे 100, उसके ऊपर क्या है? मतलब उसके घाते क्या है? समय -1। यह क्या होता है? सूत्र होता है। चलिए इसी सूत्र पे हम लोग इसके हल को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें जो दिया है, यहाँ तक तो जो दिया था हमें ज्ञात कीजिए, लेकिन यहीं पर कंडीशन दे दिया है। क्या कहा है? जबकि हमें क्या है? 6 माह की जो है दे दी गई है। मतलब ये 6 महीने की जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो क्या कर दिया गया है? जो ब्याज जो है वो दे दिया गया है। मतलब जो ब्याज था, मूल मतलब मूल तो नहीं, ब्याज वो सब दे दिया गया है। समझ में? मतलब 6 महीने का पूरा किस्त पूरी है और बाकी 6 महीने का पूरा करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अब इन सभी चीज़ों को हमको आधा करना पड़ेगा। दर भी आधा हो जाएगा, ठीक है, और समय भी आधा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब दर आधा का मतलब क्या हो गया? 10/2 आ गया। कितना आ गया? 5% का दर से लगेगा अब ब्याज, ठीक है, 5% के दर से ब्याज लगेगा। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि बराबर 3/2 कि 2 एकम 2 और 2 और 1 3 होता है, 3/2। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब आगे ये कह रहा है कि इसका हाफ कर दीजिए, आधा। तो इसका आधा कैसे होगा? 3/2/1/2। तो अगर हम इसको करेंगे तो इस प्रकार से इस रूप में लिख सकते हैं कि 3/2 गुणे 2 से 2 क्या हो गया? कट गया, बचा क्या? 3 वर्ष। मतलब कि हमें जो इसका समय है वो 3 पता हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे चलते हैं। अब इस जो सूत्र है उस सूत्र पर हल करने का पूरा प्रयास करते हैं और हल करते हैं। तो अब यहाँ पर पाएंगे क्या? यहाँ पर गुजा गया है तो मैं इसको दोबारा में समझा देता हूँ कि 1/2 बराबर क्या है? हम 2 1 कम 2 1 3/2 लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इसका हाफ करना है, आधा वर्ष करना है, अर्धवर्ष करना है। तो यहाँ पर 1/2 का के भाग कर देंगे 1/2 से। तो 1/2 से भाग करेंगे, जब भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 3 गुणा में जब बदलेंगे तो हर का अंश हो जाता है, अंश का हर हो जाता है। तो यहाँ पर 2 ऊपर हो गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? 3। ये 3 हो गया जो यहाँ पर मैं लाया हूँ। समझ में आ कि नहीं है? तो चलिए अब इस जो हमारे पास जो प्राप्त हुआ है, अब हम इस जो सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज का, इस सूत्र पे हम इसको रखेंगे, बारी बारी रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। आपको पूरा समझाने का प्रयास करें। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तुरंत आप पूछिए। आप लोग को भी जहाँ पर नहीं समझ में आया तुरंत आप पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्या करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज 16,000 मूलधन है। फिर कह रहा है कि एक धन, जो सूत्र में बोला है, एक धन दर कितना है? 5 वर्ष है। फिर बट्टे में क्या है? 100 वर्ष है। फिर कह रहा है इसका क्या करिएगा? होल स्क्वायर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करिएगा? होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोष्टक नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। होल स्क्वायर कह रहा है, होल स्क्वायर, होल समय। तो होल समय क्या है? यहाँ पर समय कितना है? 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह 1 है, तो 1 यहाँ पर कोष्टक बन। समझ में कि नहीं? अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे तो आगे अब देखेंगे तो पाएंगे क्या? 16,000 तो 16,000 यूं का यूं रह गया,
अब ये क्या है, 5 से कट जाएगा 20 बार में, मतलब हम 1 + 1/20 लिख सकते हैं। कोष्टक में, इसके पूरे कोष्टक में क्या है, 3 है तो 3 लिख देंगे, इसको ये तक रहने देंगे, ठीक है। फिर अब देखेंगे हमारे पास क्या आया, 16,000। अब ये क्या है, अब ये जो है इसको हम क्या करेंगे, अब ये सॉरी ये एक कोष्टक में था ना, एक कोष्टक में था, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब इसका जो है इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि लसा लेंगे तो सेम वही काम होगा। गुणा करेंगे तो फिर आ गया 20, 20 से कम 20, 20 से 21, 21/20 का होल क्यूब। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक, समझ में आया। फिर आगे हमारा काम क्या है, अब 21 का जब क्यूब करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब हम 21 का क्यूब करते हैं तो 9,000, पहले इसको लिख लेते हैं, 16,000 आया। जब इसका 21 का क्यूब करेंगे तो 21 का क्यूब करेंगे तो 9,261 आता है, 9,261 आया। और जब 20 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना के 8 हो गया, और जो 0 है वो 3 बार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे यही चीज़, यहाँ तक तो सब समाप्त हो गया, कोष्टक हट गया। अब बारी है अब इसकी माइनस की, तो -1 है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा -1, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो हम पाएंगे कि ये 16 तो ऐसे ही रह गया, 16,000। अब यहाँ पर लेंगे तो ये क्या है, 9,261 माइनस, अब इसका लसा लेंगे तो ये आ गया कितना, 8,000 आ गया, 8,000 बट्टे क्या है 8,000, ठीक है, कोष्टक बंद, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको जब घटा देंगे तो 9,261 में से 8,000 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1,000। ये 16 तो 16 यही तक रहने दीजिएगा, ठीक है, तो 16,000, ठीक है, 16,000 गुणे, अब इसको घटा दिए, इसको इससे घटा दिए तो क्या बचेगा, 1,261 बट्टे में क्या आ गया, ये 8,000 तो वही तक रह गया ना, 8,000। अब एक बात बताइए, 8,000 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो 16,000 आ जाएगा, तो 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 2 गुणे 1261 आ गया। जब इसका गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, फिर उसके बाद आ गया 2 दूना के 4, और 4 1 5 हो गया, तो 5, फिर ये 2 1 कम 2, 2522, ठीक है। अब हमें यह जो प्राप्त हुआ है 2522 प्राप्त हुआ है, मतलब उसे कितना का ब्याज देना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, उसका चक्रवृद्धि ब्याज 2522 होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज 2,522 रुपये होगा, ठीक है, इतना होगा, ये जान लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया। जहाँ पर ये सवाल आपको समझ में नहीं आया हो वहाँ पर आप तुरंत पूछिए, मैं तुरंत बताने का प्रयास करूँगा। समझ में आया कि नहीं आया। जो भी सवाल जिस भी प्रकार का सवाल की जो भी समस्याएं हैं, यह नहीं है कि बीटीसी, यह नहीं है कि बीएड, आपको हर एक प्रकार के जिस भी प्रकार के मैथ की कोई भी दिक्कत हो आप हमको पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा जो है आपकी समस्या को पूरा समझाने का या समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।